दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेज में हमने मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो एमसीक्यू थी उसको अच्छे से क्लियर कर लिया था। ट्रिक के माध्यम से मैंने 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको अच्छे से पढ़ाए। आज की क्लास में हम संसद को पढ़ेंगे अच्छे से। संसद से आपको किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन पर भी साथ में चर्चा करते चलेंगे। और एक भी फैक्ट आपका संसद से रीट का जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस क्लास से बाहर संसद से प्रश्न अगर बना तो नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। सबसे पहले देखो सिलेबस पर आप एक बार देखें। सिलेबस इसलिए मैं पर डे क्लास में लाता हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि देखो ये पहले वाला टॉपिक है ना, ये हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें हमने भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा कैसे निर्माण करेगी ये पढ़ा। उसके बाद में हमने प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ ली, मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। इसके बाद आपका ये टॉपिक मैंने लिया है ताकि सीक्वेंस से चले। संसद को आज हम क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी कवर करेंगे। चलें भाई। यस, देखिए संसद से जो पहला फैक्ट आपको याद रखना है, संसद वो होता है कि भाई भारतीय जो संसद है ना, जैसे इसका भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है। संसद की अगर मैं बात करूं तो देखो संसदीय जो प्रणाली है हमने वो कहां से ले ली, हमने ब्रिटेन से ले ली भारतीय संविधान। जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हो, और भारत में चूंकि जो संसद है ना उसको संसद कहते हैं, अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम है। जैसे अमेरिका की बात करूं कांग्रेस कहते हैं, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं वहां पार्लियामेंट कहते हैं, जापान की बात करें डाइट कहते हैं, और भारत में अगर इसको कहते हैं तो वो कहते हैं संसद। और उसी को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट संसद को लेकर है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संसद का उल्लेख है। आपका आंसर होगा भाग 5। अगर भारतीय संविधान के मैं कुल भागों की बात करूं तो भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? कुल भाग हैं 22। क्लियर भाई। आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से उल्लेख में है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। क्लियर भाई। इसके बाद यहां से प्रश्न आपसे पूछता है एग्जामिनर अच्छा वाला, गठन को लेकर कि संसद का गठन हुआ है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन रहता है। या ये कहूं, देखो गठन भी कह सकते हैं या इसको अंग भी कह सकते हैं। प्रश्न कर सकता है निम्न में से संसद का अंग नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी ऑप्शन में दे। अब संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के अगर अंग आपसे पूछे तो संसद के अंग होते हैं 3। लेकिन अगर संसद के आपसे कोई सदन पूछ ले तो संसद के सदन कितने होते हैं? संसद के सदन होते हैं साहब 2। संसद के अंगों की बात कर ले पहले। और संसद का जो गठन है ना वो इन्हीं अंगों से मिलकर बना है। संसद का जब आप गठन पढ़ोगे अनुच्छेद 79 में तो स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। तो संसद के अंग कितने हो गए? राष्ट्रपति भी हो गया, आपका लोकसभा हो गया और आपकी राज्यसभा हो गई। अगर सदन की मैं बात करूं तो सदन कितने हैं साहब? 2। सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। अब देखो यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है एग्जाम में। मैं केवल आपको उन्हीं फैक्टों पर चर्चा करूंगा जहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे में संसद को पढ़ाने लगू ना तो संसद को कम से कम 6 से लेकर 7 क्लास में कंप्लीट हो पाएगी अकेली संसद। लेकिन मैंने इस क्लास को जो बनाया है वो रीट एग्जाम के पैटर्न से बनाया है कि पिछली क्लास एग्जाम्स में संसद से किस किस प्रकार के प्रश्न रीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक भी फैक्ट आपका रहेगा नहीं, इस बात का प्रॉमिस है। चले भाई, यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? देखो राज्यसभा से, राज्यसभा से पूछेगा निम्न में से उच्च सदन है राज्यसभा। निम्न में से दूसरा चैम्बर किसको कहते हैं? राज्यसभा को। बड़ों की सभा किसको कहते हैं? राज्यसभा को। अगर इसी प्रकार मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, और पहला चैम्बर और चर्चित सभा, ये कुछ इनके उपनाम हैं कि भाई लोकसभा को हम किस नाम से जानते हैं? कि हम चर्चित सभा के नाम से भी जानते हैं साहब, पहले चैम्बर के नाम से भी जानते हैं और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं।
लोकसभा का आपको पता होगा, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा कैसा है भाई, राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, क्योंकि ये भंग नहीं होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है राज्यसभा सदस्यों का, और प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। क्लियर है? तो समय से पहले जब भंग किया जा सकता है, इसका मतलब ये स्थायी सदन नहीं, अपितु कैसा है भाई, अस्थायी सदन है। क्लियर भाई? ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको संसद से रिलेटेड याद रखने हैं। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है। अनुच्छेद 79 से अच्छा प्रश्न बनता है, संसद के सदन से प्रश्न बनता है, संसद के गठन से प्रश्न बनता है, और संसद के भाग से भी प्रश्न बनता है। और काफी एग्जामों में राज्यसभा और लोकसभा से भी पूछा है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, अस्थायी सदन कौन सा है, पहला सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है। ये कुछ संसद से रिलेटेड फैक्ट है। क्लियर भाई? चलें भाई कुछ और फैक्ट चर्चा कर लें। यस, यहां से एक अच्छा प्रश्न बनने की संभावना एग्जाम में रहती है। संसद के अगर मैं सदनों की बात करूं तो संसद के सदन है 2, जिसमें उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 80। ये 3 आर्टिकल लगातार हैं, 79, 80 और 81। क्लियर भाई? यस। अब देखिए, सॉरी, ये 80 है और ये 81 है, लोकसभा का 81 है ना, ऐसे है पैटर्न। अब देखिए अधिकतम सदस्य संख्या, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है। इस राज्यसभा वाले में थोड़ा ये ऐसे हो गया है, इधर आपको रखना है लोकसभा, उल्टा है भाई, है ना, फिर अनुच्छेद सही है, और ये रखना है आपको राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। अगर मैं लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की बात करूं तो 550। इससे पहले आप एक डाटा पढ़ते थे, वो था 552। ये डाटा था, यही तो डाटा पढ़ते थे आप कि 552 होंगे। और 552 कैसे होते थे, देखो 530 आपके स्टेट से, है ना, 20 आपके यूटी से, और 2 आपके होते थे मनोनीत। ये अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी, इतनी हो सकती थी। लेकिन 104वां एक संविधान संशोधन हुआ, और 104 में संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो 331 है उसमें संशोधन किया गया है, और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनको अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है। तो अब आपको एक डेटा याद रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, आपका आंसर होगा 550। क्लियर है? 552 नहीं रखना है। और क्या पूछ सकते हैं, देखो लोकसभा से आप सभी को पता है सीटों का जो रिजर्वेशन है ना, वो सीटों का बंटवारा, वो किसके अनुपात में है, जनसंख्या के अनुपात में। और कौन सी जनगणना भाई, तो 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा है। और अगर मैं सर्वाधिक सीटों की बात करूं तो सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट की है, वो है आपके यूपी की, और यूपी से सीट कितनी है आपकी 80 लोकसभा सदस्य है यूपी से, क्योंकि जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी वहां से कैंडिडेट ज्यादा होंगे, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ही सीटों का बंटवारा किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या है आपकी 25। सर्वाधिक का है भाई, सर्वाधिक आपकी यूपी में है 80, और राजस्थान से कितने हैं 25। और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 550। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन। अगर मैं लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करूं तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल वयस्क मताधिकार के आधार पर। और वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है भारत में, 18 वर्ष। आपको कमेंट करके बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई वयस्क मताधिकार की आयु। क्लियर भाई?
कार्यकाल, कार्यकाल होता है लोकसभा का सामान्यतः होता है 5 वर्ष, लेकिन ये अस्थायी सदन है, समय से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। क्लियर? अब चले राज्यसभा में। राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 80 में है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 का जब आप बंटवारा करोगे ना, तो 250 में से देखो 238 निर्वाचित और 12 सदस्य क्या होते हैं इसमें? मनोनीत। क्या होते हैं? मनोनीत। क्लियर भाई? कितने होते हैं? आप पढ़ते हो ना कि मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को, और 12 सदस्यों को 4 क्षेत्रों में, जिसमें एक साहित्य है, एक कला है, एक विज्ञान है और एक समाज सेवा है। 4 क्षेत्रों में आपको क्या करना है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के 80 सब क्लॉज 3 के अनुसार ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदत्त है कि वो कितने कैंडिडेट 12 सदस्य राज्यसभा में क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यसभा में आप यूटी की बात करें तो यूटी से 4 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिनमें केवल 2 यूटी से सदस्य जाते हैं, और 2 यूटी हैं आपकी, एक तो दिल्ली है, और दिल्ली से कितने कैंडिडेट? 3, और एक है आपकी पुडुचेरी। क्या है? एक है आपकी पुडुचेरी, और पुडुचेरी से कितना कैंडिडेट? एक कैंडिडेट। इस प्रकार यूटी मतलब संघ शासित प्रदेशों से जो निर्वाचित होते हैं सदस्य राज्यसभा में, वो कैसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होने वाले कैंडिडेट 4, किस यूटी से? एक, दिल्ली से 3 होते हैं और पुडुचेरी से 1 होता है। इसके बाद बात करें कि निर्वाचन प्रणाली कैसी है भाई? अप्रत्यक्ष, अर्थात हम तुम जो जनता है, जनता नहीं देती वोट इनको। कौन देता है भाई? कौन इलेक्ट करके भेजता है? इनको इलेक्ट करके भेजता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। कौन भेजते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200। इन 200 विधानसभा सदस्यों को हमने प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट करके भेजा है, लेकिन राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं अर्थात एमएलए हैं, ये एमएलए इलेक्ट करके भेजते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, वो कैसे होता है भाई? वो होता है अप्रत्यक्ष। कार्यकाल क्या रहने वाला है? कार्यकाल इनका रहता है 6 वर्ष। कितना रहता है? 6 वर्ष। अच्छा प्रश्न बनता है कार्यकाल से। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और स्थायी सदन है इसलिए इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। ये कुछ वो डेटा था जो इंपॉर्टेंट था और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना था। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो अच्छे से, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कुछ अच्छे से आपको पढ़ाने का। जी अगला भाई, अगली स्लाइड पे चलें। जी अब कुछ देखो, संसद के सत्रों से प्रश्न बनते हैं अच्छे। संसद सत्र में जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 पढ़ोगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद के किसी भी सदन को आहूत करने का अधिकार है। मतलब दोनों सदनों में से आप किसी भी सदन के सत्र को आहूत कर सकते हो। क्लियर भाई? दोनों सदनों में से आप चाहो तो दोनों सदनों में, आप चाहो तो एक सदन के सत्र को आहूत करना चाहो तो सत्र को आहूत करने का किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। और ये अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 85। अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि यहां कंफ्यूजन रहता है। संयुक्त अधिवेशन को लेकर या संयुक्त सत्र को लेकर तो कंफ्यूजन ही है, क्योंकि देखो जब भी संयुक्त सत्र का आहूत या सत्रावसान करेगा ना तो वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां भी एक कंफ्यूजन है, और एग्जामिनर जहां जहां आपको कंफ्यूजन होगा ना वहीं से प्रश्न उठाता है। क्योंकि हम क्या पढ़ के जाते हैं कि भाई सत्र को आहूत कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। अब राष्ट्रपति कर रहा है तो एग्जाम में जैसे ही आपको प्रश्न मिलता है कि भाई अध्यक्षता कौन करेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको रटा रटाया एक ही बात याद रहती है कि भाई जो सत्र को आहूत कर रहा है कोई अध्यक्षता करेगा,
और आप जल्दी जल्दी में क्या करके आ जाते हो कि सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एग्जामिनर आपको यहीं से कंफ्यूज करता है और यहीं आपसे प्रश्न गलत करवा लेता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सदन को, संसद के किसी भी सदन को, दोनों सदनों को कर सकता है, दोनों सदनों में से किसी सदन को आहूत कर सकता है, वो करेगा अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सदनों का क्या सकता है भाई, सत्रावसान भी कर सकता है। सामान्यतः जब आप सत्र पढ़ोगे ना तो सत्र होते हैं 3, अभी आने वाले हैं इसी स्लाइड में। बजट सत्र है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र है ना। ये तो सामान्यतः सत्र होते ही हैं। यहां पर भी एक कंफ्यूजन है। अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 2 कहता है, 85 तो कहता है भाई सदन के सत्र को आहूत कर सकता है, और 85 का सब क्लॉज 2 कहता है कि सदन को क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। और सत्रावसान किस पे करेगा भाई, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लोकसभा का विघटन कर सकता है। क्योंकि अभी हमने कार्यकाल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्यकाल पढ़ा था, और कार्यकाल मैंने कितना बताया आपको, सामान्यतया, एक शब्द जोड़ा था मैंने, सामान्यतया होता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अनुच्छेद 85 के सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। दोनों बातें क्लियर हैं। आहूत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा को भंग कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श पर करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। क्लियर। इसके बाद पढ़ते हैं सत्र। सत्र देखो सामान्यतया सत्र होते हैं 3, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र की बात करें फरवरी से मई, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में बजट आता है, तो फरवरी से लेकर मई तक चलता है बजट सत्र। इसके बाद सेकंड होता है मानसून सत्र जो चलता है जुलाई से लेकर सितंबर। इसके बाद होता है शीतकालीन सत्र और ये चलता है नवंबर से लेकर दिसंबर। एक फैक्ट जो आपको मानसून सत्र से याद रखना है, सॉरी शीतकालीन जो सत्र है ना वो सबसे कम अवधि का सत्र होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको स्टार लगा लेना है, यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर सत्र से आपको कंफ्यूज करेगा ना तो वो यहां से करेगा। एग्जाम में आप पढ़ते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई सत्र कितने होते हैं, 3, और आप पढ़ के जाते हो, कितने पढ़ के जाते हो, 3। कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सबसे कम अवधि का सत्र शीतकालीन सत्र होता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि भाई सामान्यतया एक वर्ष में कम से कम कितने सत्रों का आयोजन होना चाहिए। हमने पढ़ा सर 3 सत्र तो होते ही है, तो 3 का तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, कम से कम सामान्यतया 2 सत्र एक वर्ष में आयोजित होने चाहिए, और दोनों सत्रों के बीच कितने समय का, 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यही नोट है, और एग्जामिनर जहां जहां आपको नोट मिलेगा ना, मतलब अपवाद मिलेगा, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन को पुटअप करता है और आपसे गलत करवाता है। ये लाइन सत्रों से रिलेटेड आपको याद रखनी है। एक आपको कंफ्यूजन यहां करेगा, आहूत और सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कर सकता अनुच्छेद 85(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। सामान्यतया सत्र होते हैं 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। लेकिन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र का आयोजन होना चाहिए, 2 बार सत्र का आयोजन, मतलब 2 सत्रों का तो आयोजन होना चाहिए ही चाहिए, और दोनों सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला पढ़े भाई, यस देखिए, अब पढ़ते हैं, आर्टिकल भी मैच करा लेता है। संयुक्त बैठक से प्रश्न बनने की संभावना एग्जाम में रहती है, क्योंकि अब तक केवल और केवल 3 बार संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। देखो संयुक्त बैठक आहूत करेगा कौन, राष्ट्रपति, दोनों सदनों की। एक और कंफ्यूजन है कि देखो जो संयुक्त बैठक है ना या संयुक्त सत्र है, वो कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर आयोजित नहीं होता है। इसका मतलब संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक पर ही आयोजित होगी। और ये प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है धन विधेयक के प्रस्ताव पर, संविधान संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर, या साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक पर जब भी दोनों सदनों में किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा और दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का आयोजन करेगा।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? स्टार लगा लो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? देखो कंफ्यूजन है, आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और एग्जामिनर अगर आपसे एक कदम और आगे चलता है तो आपसे आर्टिकल भी पूछ लेता है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है भाई? एक कदम और आगे जाओ तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करेगा। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाई जा सकती है। धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है एक और, निम्न में से संयुक्त बैठक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको उससे रिलेटेड एक एक फैक्ट याद रखना है या नहीं? बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक का आयोजन या आहूत कौन करेगा? अनुच्छेद 108 कहता है राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 118 कहता है कि जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। केवल और केवल कौन से विधेयक पर? साधारण विधेयक पर ही वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। सबसे पहले 1961, 1978 और 2002। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, और आपका ये बैंकिंग सेवा नियोजन डाक सेवा वाला जो वो था, बैंकिंग और डाक वाला जो विधेयक था 1978, और एक था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। अब तक 3 बार, कितनी बार? यहां से भी अच्छा प्रश्न बनता है कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है भाई? 3 बार बुलाई गई है। सिंपल सा प्रश्न पूछ लेगा आपसे। तो जो जो फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, पिछली एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपसे रीट में पूछे गए हैं, उन सबको लेकर एक भी फैक्ट आपका इस क्लास में मिस नहीं है। अगला पढ़े भाई। यस, धन विधेयक अभी तक हमने पढ़ा था एक बार। यस, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई ठीक है, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अब देखो एग्जामिनर आपसे पूछता है धन विधेयक की परिभाषा। दोनों बातें अलग अलग हैं। 109 और 102 में आपको 10 में कंफ्यूज नहीं होना है। 109 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में वर्णित की गई है कि जैसे धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। क्लियर है नहीं? तो धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का उल्लेख तो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में, लेकिन कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, कौन सा धन विधेयक नहीं होगा, धन विधेयक की जो परिभाषा है वो है आपके अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। अब तक काफी एग्जामों में पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? आपका आंसर होगा सर कौन? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? 110 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, स्टार लगा लेना है। इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया है, धन विधेयक केवल और केवल हमेशा किसमें प्रस्तुत किया जाएगा? पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये विशेष अधिकार है। जब आप राज्यसभा की शक्तियां पढ़ोगे ना विशेष, इसी प्रकार लोकसभा की विशेष शक्ति है कि धन विधेयक केवल और केवल पहले किस में आएगा भाई? लोकसभा में आएगा। और ये भी आपका स्टार लगा लेना है, राज्यसभा में इसको पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जी। बजट, बजट को भी आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 पढ़ते हो, जिसके संबंध में बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। बजट के स्थान पर एक शब्द मिलता है और वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या मिलता है? ऐसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? आप आंसर करके आओगे अनुच्छेद 112। लेकिन ये तो आपको क्वेश्चन करने का वो है कि भाई पूछ लिया, लेकिन जो बजट शब्द है ना, एक्चुअल में बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। और बजट कहते किसे हैं भाई? कि एक वित्तीय वर्ष की जो प्राप्ति, रिसीट एंड
आपके जो भी खर्चे हैं, है ना, कि आपकी प्राप्ति मतलब आय कितनी थी, आपके व्यय कितने थे, उनका जो लेखा जोखा होता है पूरे वर्ष का एक सरकार के पास, एक देश का टोटल रिसीट और जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, उनका जो लेखा होता है उसको आप क्या कहते हो, बजट कहते हो। और इस बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में मिलता है। बजट वित्तीय वर्ष की बात करूं तो वित्तीय वर्ष हमारा प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्लियर भाई? यस। कुछ समिति, 3 प्रमुख समितियां हैं और यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है। किस किस प्रकार बनेगा देखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है ना, संसदीय समिति, वो उन सभी संसदीय समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति। गठन कितने वर्ष के लिए होगा? 1 वर्ष के लिए होगा। सदस्य कितने होते हैं? यहां से प्रश्न पूछता है कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। या प्रश्न पूछेगा लोक लेखा समिति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दे देगा लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है। लोक लेखा समिति के सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका कार्य क्या है भाई? कि जो कैग की रिपोर्ट होती है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जो रिपोर्ट देता है वर्ष भर की सरकार की खर्चों की, उन कैग की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। अध्यक्ष जो होता है इसका विपक्ष होता है। क्या होता है? विपक्ष पार्टी का कोई सदस्य होता है और चुना किसके द्वारा जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष चुनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन तथा रखवाला कुत्ता की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन तथा रखवाला कुत्ता की संज्ञा दी है? तो लोक लेखा समिति है, क्योंकि वो रखवाली करती है किसकी? कैग की रिपोर्ट की। कि कैग जो रिपोर्ट दे रहा है ना एक्चुअल में खर्चों की, वो सही है या गलत है, सही जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है सरकार का, है ना। और इसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, जिसका गठन किया जाता है 1 वर्ष के लिए, जिसमें कुल सदस्य संख्या होती है 22। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष, और अध्यक्ष हमेशा किस पार्टी का होगा? विपक्ष पार्टी का होगा। सबसे प्राचीन समिति है। 1919 के अधिनियम के तहत इसका सबसे पहले गठन हुआ था 1921 में। यहां से प्रश्न पूछता है। हालांकि यहां से अगर यहां से प्रश्न पूछेगा गठन को लेकर तो वो प्राक्कलन समिति से पूछेगा, और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है वहां से प्रश्न पूछेगा। एक अच्छा प्रश्न बनता है वहां गठन को लेकर, बताऊंगा अभी। लोक लेखा समिति क्लियर है भाई? 1 वर्ष के लिए है, 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति सामान्यतः विपक्ष का पार्टी का सदस्य होगा, सामान्यतः नहीं हमेशा। अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इसका प्रमुख कार्य है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। इसके बाद आप देखते हो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति वही गठन 1 वर्ष के लिए होगा। सदस्य संख्या इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि सभी के जो सभी सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 30 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कार्य क्या होता है? वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता लाना और धन का समुचित वितरण करना। इंपॉर्टेंट लगा लेना है कि प्राक्कलन समिति की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन होगा। और यहां से प्राक्कलन समिति से अच्छा प्रश्न बनता है ये कि किसकी समिति या किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया 1950 में? जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन होगा। 1 वर्ष के लिए गठन की जाती है। सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। कार्य है आपका वित्तीय प्रशासन में मितव्ययता और कुशलता, और साथ में धन का समुचित वितरण। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद एक अच्छी समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति। वही गठन 1 वर्ष के लिए होगा। सदस्य संख्या 22 रहने वाली है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कार्य क्या होता है? सरकारी सार्वजनिक उपक्रम के लिए बनी है, तो सरकारी उपक्रमों के जो लेखा और रिपोर्ट का परीक्षण है वो काम है। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो यहां से बनता है सार्वजनिक उपक्रम समिति से। इसको स्टार लगा लेना है। 1 मई 1964
कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर, इसके सुझाव पर, कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर 1 मई 1966 को पहली बार सार्वजनिक उप समिति की स्थापना की गई। ये कुछ फैक्ट थे जो मुझे लगा आपके संसद से, इन फैक्ट आपने पढ़ लिए ना, जो भी आपको क्लास में आज पढ़ाए हैं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा संसद से। ज्यादा मैं डिटेल नहीं लेके आया संसद की, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर मैं संसद को करना चाहूं तो कम से कम कितनी क्लास, 6 से लेकर 7 क्लास होंगी, लेकिन मेरा प्रयास था कि जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल मैं उसी को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप एक बार रिवीजन कर लें। संसद का अगर आप पूछे भाग, तो भाग 5 है। आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद 79 है। गठन होता है या अंग की बात करूं तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सदन की बात करें तो 2 सदन है संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा है। अस्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा है। अब देखिए, उच्च सदन पूछ ले, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन, ये भी कुछ अन्य नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई लोकसभा और राज्यसभा से इस स्लाइड से अच्छे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जा सकती है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जा सकती है, आर्टिकल पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में पहले किया जाता था एंग्लो इंडियंस, कितने, 2 कैंडिडेट को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन होगा और वर्तमान में एंग्लो इंडियंस को मनोनीत नहीं किया जाता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 25, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या होने वाली है 10। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई, यस, अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति क्या करेगा, सदन जो आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन है उनको आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 2 कहता है। और सामान्यतः सत्र कितने होते हैं, सत्र होते हैं 3, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। लेकिन एक वर्ष में कम से कम कितने सत्रों का आयोजन होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र आयोजित होने चाहिए, और दोनों सत्रों के मध्य में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। संयुक्त बैठक से अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करेगा, आहूत कौन करेगा, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, अनुच्छेद 118 कहता है कि अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और संयुक्त बैठक का आयोजन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी नहीं बुलाई जाती है, केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक, तो 1961, 1978 और 2002 में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। इसके बाद हमने पढ़ा था धन विधेयक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। धन विधेयक की प्रक्रिया है, अनुच्छेद कर क्या होगा 109, और धन विधेयक की परिभाषा अर्थात कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये आए तो आप क्या करोगे 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, कि लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट की बात की, बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। इसके स्थान पर एक शब्द आता है वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार के पूरे वर्ष का आय और व्यय का लेखा होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, और बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। 3 समितियों की हमने बात की, जिसमें एक समिति लोकलेखा समिति, एक प्राक्कलन और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोकलेखा समिति का गठन 1 वर्ष के लिए होगा, सदस्य संख्या 22 रहेगी, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और हमेशा लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होगा विपक्ष पार्टी का सदस्य। 1919 के तहत 1921 में पहली बार लोकलेखा समिति का गठन होगा। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है कैगी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है, और इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन तथा रखवाला कुत्ता के नाम से भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति की बात करें, गठन 1 वर्ष के लिए होगा, सदस्य संख्या 30 रहेगी, सभी के सभी सदस्य किससे रहेंगे, लोकसभा से रहने वाले हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न बनता है कि पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में होगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। अंतिम समिति आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति है, गठन 1 वर्ष के लिए, सदस्य संख्या 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यहां से प्रश्न अच्छा बनता है कि कौन सी समिति के सुझाव पर पहली बार
सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना हुई, तो कृष्णा मेनन समिति है 1 मई 1964 को इसकी स्थापना होती है। ये थी आज की क्लास। आप क्लास से जुड़े आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं संसद से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें। एक बार पुनः धन्यवाद।